रोन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। चलिए, रोन नदी यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह स्विट्जरलैंड एवं फ्रांस से होकर बहती है। इस नदी का विसर्जन द्वार जो है वो भूमध्य सागर है, मतलब मेडिटेरियन सी है, या फिर इस नदी का विसर्जन द्वार जो है वो लाल सागर है। तो देखिए, अधिकतर जो प्रोबेबिलिटी है 90% कम से कम, वो तीसरे और चौथे में ही जो है कि इनमें से एक तो गलत होगा पक्का। वो कौन सा होगा? तो देखिए, जो रोन नदी है वो यूरोप की एक महत्वपूर्ण रिवर है, करेक्ट है। और स्विट्जरलैंड और फ्रांस से होकर बहती है, ये भी सही है। इस नदी का विसर्जन भूमध्य सागर है, ये जो है मतलब भूमध्य सागर में गिरती है और लाल सागर में नहीं गिरती है, तो एलिमिनेट हो जाएगा चौथा। तो जहाँ जहाँ चौथा वो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो देखिए, जो रोन नदी है यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी है जो भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियों में प्रमुख स्थान रखती है। नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? वो है वेलिस के स्विस प्रदेश में और रोन हिमानी में, जहाँ से निकलकर स्विट्जरलैंड एवं फ्रांस से होकर ये बहती हुई भूमध्य सागर की लियान की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई भी याद रख लीजिए 505 मील। कितनी है? 505 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? इसको कन्वर्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती हैं? कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देशों की ट्रेक मैंने बताई थी, तारीख आज बताई थी ना, तारीख TARIK, तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान, याद रखिएगा जितने भी सागर हैं। तो यहाँ कौन सी नदियाँ हैं जो कैस्पियन सागर में गिरती हैं? देखिए, यूराल कैस्पियन सागर में गिरती है, बोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, नील नदी नहीं है क्योंकि ये भूमध्य सागर में गिरती है, टाइबर भी भूमध्य सागर में गिरती है। तो एलिमिनेट करिए तीसरे और चौथे को, जहाँ जहाँ तीसरा और चौथा वो नहीं होगा, तो इसका आंसर केवल 1 और 2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ काला सागर में अपना जल विसर्जन करती हैं? देखिए, काला सागर से क्या याद आया? काला सागर से सीमा बनाने वाले देशों की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। राम नाम बोलोगे तो रशियन ट्रेन और ट्रक से जाओगे, राम नाम बोलोगे तो रशियन क्रेन और ट्रक से जाओगे। राम नाम का मतलब क्या था? रोमानिया। राम नाम का रोमानिया बोलोगे बुल्गारिया था, और ट्रक तुर्की था, और क्रेन यूक्रेन था, जाओगे जॉर्जिया था। फिलहाल इसका आंसर करिए। तो काला सागर में अपना जल विसर्जन कौन कौन करता है? नीपर नदी करती है, नीस्टर नदी करती है, डेन्यूब नदी करती है, डॉन नदी भी करती है। ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं वो काला सागर में अपना जल विसर्जन करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण चीन सागर में अपना जल विसर्जन करती है? दक्षिण चीन सागर में अपना जल विसर्जन करती है। देखिए, सांगपो तो तिब्बत से निकलती है। भारत में अगर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है ना, तो ये तो है नहीं, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। जो पो नदी है वो एड्रियाटिक सी में गिरती है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। जो रोन नदी है वो मेडिटेरियन सी में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है, ये बताया था, ये भी नहीं होगा। जो सिक्यांग रिवर है ना, सिक्यांग नदी, वो दक्षिण चीन सागर में अपना जल विसर्जन करती है, मतलब सिक्यांग रिवर जो है वो दक्षिण चीन सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुआंगो नदी कहाँ पर गिरती है? बताइए, हुआंगो नदी कहाँ पर गिरती है? हुआंगो नदी गिरती है पीले सागर में। कहाँ पर गिरती है? पीले सागर में। हुआंगो नदी कहाँ गिरती है? पीले सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्वे नदी गिरती है, कहाँ पर गिरती है अल्वे नदी? देखिए, जो अल्वे रिवर है वो गिरती है उत्तरी सागर में। कहाँ पर गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। उत्तरी सागर से कुछ याद आ रहा है? देखिए, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? कील नहर, याद रखना, बहुत पूछते हैं उसको। कील नहर किस किस को जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। क्वेश्चन नंबर 7 है, एलोरा गुफाओं का संबंध है? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। हिंदू धर्म से भी इनका संबंध है, बौद्ध धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है, इन सभी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, एलोरा एक वास्तविक पुरातत्व स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर, मतलब 18.6 मील की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं, किसने बनाया? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने, या राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई एलोरा की गुफाएं। अपने स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ प्राचीन भारत से ही हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के गुफा मंदिर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नामेरी नेशनल पार्क या नामेरी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कोई एक असत्य है यहाँ पर। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, सारे कवर करा रहा हूँ। एक छोटा छोटा पॉइंट एग्जाम में आए तो उसको गलत मत करना। बताइए, नामेरी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है इनमें से? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के सोनितपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 200 वर्ग किलोमीटर है। यह पूर्वी हिमालय के गिरिपीठ में स्थित है। इसे IUCN की सूची 1 में सम्मिलित किया गया है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। इसे IUCN की सूची 1 में नहीं, सूची 2 में सम्मिलित किया गया है इसको, तो ये गलत हो जाएगा। तो असम के कुछ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जैसे नामेरी हो गया, औरंगुटान हो गया, मानस हो गया, कंचनजंगा, कांजीरंगा हो गया, कंचनजंगा सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए, असम में स्थित है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो असम में कहाँ पर है? देखिए, घुमा दिया है प्रश्न को। तो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना इससे, तो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में ही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण में नहीं है, पश्चिम में नहीं है, पूर्व में नहीं है। तो देखिए, औरंग राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के
दारांग और शोणितपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में पड़ता है। सन 1984 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था और 13 अप्रैल 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। यह IUCN की अनुसूची 2 में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रैंड कैनियन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ पर स्थित है ग्रैंड कैनियन राष्ट्रीय उद्यान? इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है तो हिमाचल में नहीं होगा, आंध्र में नहीं होगा, अरुणाचल में नहीं होगा। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? USA में। तो ग्रैंड कैनियन राष्ट्रीय उद्यान संयुक्त राज्य के पुरातन राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। पुरातन या पुरातनतम, चलिए इसको कर लीजिए, राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो एरिजोना में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में या इस उद्यान में ही ग्रैंड कैनियन और कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक गार्ज स्थित है। इसे विश्व के प्रधान प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। यह उद्यान 1902 वर्ग मील मतलब 4927 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे IUCN की सूची या अनुसूची 2 में सम्मिलित किया गया है, औरंग और नामेरी की तरह। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या है? एक तरफ है कथन A और कारण R। कथन A क्या कहता है? अमेरिका के यूटाह राज्य में स्थित ग्लेन कैनियन एक तंग घाटी है। कारण क्या है इसका? तंग घाटियाँ अक्सर तब बन जाती हैं जब कोई नदी सदियों तक चलती हुई किसी जगह पर धरती में एक घाटी काट दे। तो बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्याख्या भी कर रहा है, अमेरिका के यूटाह राज्य में स्थित ग्लेन कैनियन एक तंग घाटी है। अब नीचे बता दिया कि तंग घाटी कैसे बनती है। तो A और R दोनों सही हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है R, वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो देखिए, अमेरिका के यूटाह राज्य में स्थित ग्लेन कैनियन एक तंग घाटी है जिसे कोलोराडो नदी ने लाखों साल लगाकर तराशा है। तंग घाटी पहाड़ों या चट्टानों के बीच में स्थित ऐसी घाटी होती है जिसकी चौड़ाई आम घाटी की तुलना में कम हो और जिसकी दीवारों की जो ढलान है वो भी साधारण घाटियों के मुकाबले अधिक सीधी लगे, यानी धीमी ढलान की बजाय जल्दी ही गहरी होती जाए। तंग घाटियाँ अक्सर तब बन जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से शुरू होती है, तंग घाटियाँ अक्सर तब बन जाती हैं जब कोई नदी सदियों तक चलती हुई किसी जगह पर धरती में घाटी काट दे। भारत में चंबल नदी की घाटियाँ ऐसी तंग घाटियों की मिसालें, याद रखना। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये देखिए कुछ इस तरह से भी छोटा सा इमेज दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से कथन और कारण। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों में जल की कमी देखी जाती है। क्या कारण है? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। तो करेक्ट हो गया दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और व्याख्या भी कर रहा है। तो कथन A और कारण R सही है और व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित पर एक बार फिर से विचार कीजिए। तो अगरबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और इसका कारण क्या है? दूध का फटना एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए कारण तो इसमें दिया नहीं, कोई दूसरा स्टेटमेंट ही डाल दिया। अगरबत्ती का जलना बिल्कुल एक केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन दूध का फटना भी तो रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक थोड़ी है। तो गलत है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए सही है, R गलत है, C हो जाएगा इसका। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है या जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित होता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, मतलब केमिकल चेंजेस कहते हैं इसको। उदाहरण के तौर पर लोहे में जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। आप भोजन करते हो वो पच जाता है, वेस्ट बन जाता है, डंप बन जाता है, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है ना। आम या साधारण भाषा में समझें कि मान लीजिए 2 वस्तु मिलकर एक तीसरा प्रोडक्ट बन गया, या जो वस्तु थी अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस नहीं आ पाए, तो वो रासायनिक परिवर्तन वहाँ पर होता है। भौतिक परिवर्तन क्या हो गया? जैसे पानी है, अपने फ्रिज में रख दिया तो जम गया, बाहर निकाला फिर से क्या हो गया? वो लिक्विड बन गया, जब गर्म करोगे तो बाष्प बन के ऊपर उड़ गया, तो ये क्या? भौतिक है, क्योंकि वो अपनी स्थिति में वापस आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तांबा को खींचकर उससे पतले तार निकालना, तौलिया के द्वारा पानी को सोख लेना, भोजन का पचना। देखिए भोजन का पचना तो केमिकल है, रासायनिक है, तो एलिमिनेट कर दीजिए, ये दोनों भौतिक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C। प्रकाश लाइट के संदर्भ में एक कथन असत्य है यहाँ पर। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का मूल कण फोटोन होता है। प्रकाश निर्वात में सबसे धीमी गति से गमन करता है। देखिए गलत है ये वाला स्टेटमेंट। वैक्यूम में तो बहुत तेज चलता है ना प्रकाश। प्रकाश की 3 प्रमुख विमाएं हैं, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य और ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसका आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत धारा को गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। इसको मापने का सही उपकरण एमीटर है। एम्पियर विद्युत धारा की SI मूल की इकाई है। तो सभी हो गए करेक्ट हैं बिल्कुल एकदम, सारे के सारे स्टेटमेंट D हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गोवा से होकर बहती हैं? मांडवी, जुआरी, लूनी। देखिए लूनी नदी तो अमरकंटक, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी तो गुजरात के रन कच्छ में विलीन हो जाती है ना। लूनी नदी तो गुजरात के रन कच्छ में विलीन हो जाती है, और ये जना कहाँ से निकलती है? ये ध्यान नहीं आ रहा है इसको। गुजरात के रन कच्छ में विलीन हो जाती है,
तो यहाँ जो मांडवी है और जुआरी है, ये जो हैं वो गोवा में बहने वाली नदियाँ हैं। मांडवी की कुल लंबाई 77 किलोमीटर है, जुआरी की है 34 किलोमीटर। तो इसका आंसर वैसे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब मांडवी भी गोवा से होकर बहती है और जुआरी, ये दोनों गोवा की नदियाँ हैं। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों। लूनी नहीं होगा। चलिए, तो मांडवी और जुआरी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात आती है लूनी की, तो जो लूनी नदी है वो अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए गुजरात के रन कच्छ में जाकर मिलती है। और जो इसकी लूनी की जो कुल लंबाई है, याद रखना, 495 किलोमीटर है। तो गोवा में कहाँ, ये तो राजस्थान की रिवर हो गई। तो देखिए, मैंने अभी जो टेस्ट कराया था हाल ही में, मांडवी के बारे में पूरा सॉल्व करा दिया था। मतलब पूरा जो इसका जो व्याख्या थी अच्छे से, उसको आप दोबारा रिवीजन करोगे तो आपके सामने पड़ जाएगा। वो ज्वारी के बारे में कर लेते हैं इस बार। तो देखिए, ज्वारी नदी भारत के गोवा राज्य में बहने वाली नदी है। यह एक ज्वारीय नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमद वार्षम में है। ज्वारी नदी को आंतरिक क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? अघनाशिनी के नाम से जाना जाता है। और यह लंबाई में मांडवी से छोटी है। मांडवी की लंबाई कितनी है? 77 किलोमीटर है। और इसकी कितनी है? ज्वारी की 34 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का एक स्थल अवरुद्ध देश है? स्थल अवरुद्ध देश क्या होता है? लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब उसकी सीमा किसी सागर या महासागर से नहीं मिलनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ चिली तो मिल रहा है ना। चिली के पश्चिम में क्या है? साउथ पैसिफिक ओशियन है। और ब्राज़ील के पूरब में क्या है? साउथ अटलांटिक ओशियन है। तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। उरुग्वे भी मिल रहा है साउथ अटलांटिक ओशियन से, तो ये भी नहीं होगा, पराग्वे हो जाएगा। साउथ अमेरिका के दो जो हैं वो, दो देश जो हैं वो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, स्थल अवरुद्ध देश हैं, एक बोलीविया और पराग्वे। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैप में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या थे अपने, चिली था और ब्राज़ील था। इनको एलिमिनेट करते हैं। देखिए, ये ब्राज़ील ये है, ये इधर ये पूरा मिला हुआ है सागर से। इधर चिली ये है, ये पैसिफिक से, ये अटलांटिक से मिल गया, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए, जो पराग्वे है ये बिल्कुल स्थल अवरुद्ध है। यहाँ पर जो बोलीविया, ये भी स्थल अवरुद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस रखना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।